समधन जी, मेरी बेटी आपकी बहू भी है, मेरा बदला उससे मत लीजिएगा। माँ, मैं नेहा से विवाह करना चाहता हूँ। अनंत ने सिडनी से फोन पर सुरभि को सूचना दी। कौन नेहा? सुरभि चौंक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अनंत तो अभी 25 वर्षों का ही था। उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? सुरभि के दिमाग में तो उसका आनंद अभी वही निर्झर हंसी से उसके वात्सल्य को भिगोने वाला, तोड़कर उसके आंचल में छिपने वाला नन्हा मुन्ना बेटा ही था। अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि विवाह करने का मन ही बना लिया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। पति और लंबे की मृत्यु के बाद उसने कई कठिनाइयों को झेलकर ही उसकी परवरिश की, और जब आनंद को अपने प्रोजेक्ट के लिए सिडनी की फेलोशिप मिली, तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा किया। वह समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग करना ही होगा। आखिर कब तक वह अपने आंचल में बांध कर रख सकती है? अब तो उसके पंखों में भी उड़ान भरने की क्षमता आ गई थी। अब वह भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को विरता दी और फौरन हाँ कर दी। आनंद को अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वो उसकी पसंद को नापसंद नहीं करेगी। नेहा भी सिडनी में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया। नेहा के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सुरभि ने आनंद से नेहा की फोटो भेजने को कहा, जो उसे जल्द ही मिल गई। फोटो देखकर वो निहाल हो गई। कितनी प्यारी बच्ची है। भौरे सी काली काली आंखें, आत्मविश्वास से भरी हुई, कद 5 फुट 5 इंच, ओठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी, सब कुछ भी मनभावन था। नेहा की हंसी ने सुरभि के बिसरे हुए अतीत को जीवन कर दिया था। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है। यह हंसी तो उसके ख्यालों से कभी उतरी ही नहीं। इसी हंसी ने तो उस दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली थी। इसी हंसी पर तो वह कुर्बान थी। तो क्या नेहा शरद की बेटी है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। उसने फोटो पलट कर देखा। नेहा कोटरी लिखा था। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अचंभित थी। नियति ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार वह प्रतिदिन नेहा के रूप में शरद को देखा करेगी, लेकिन वह आनंद को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेहा शरद का प्यार है, जिससे छीनने का उसे कोई हक भी नहीं है। सो इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वह बेटी को क्या कारण बताती? धोखा तो शरद ने उसे दिया था। उसका बदला नेहा से लेने का कोई उचित भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या है? नहीं नहीं, आनंद और नेहा एक दूसरे के लिए तड़पे, यह उसे मंजूर नहीं था। शादी के बाद पता ही न चला कि शरद कहाँ है, और उसने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। अब उसका मन उदास से छलावा कर रहा था। नेहा की फोटो देखते ही लगता मानो शरद ही सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। शरद ने ना जाने कब चुपके से उसके जीवन में प्रवेश किया था। शरद जिसने उसकी कुंवारी रातों की चाहत के कई रंगीन सपने दिखाए थे, कैसे भूल सकती थी वह दिन जब उसने विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था। भारू प्रवृत्ति की सहमी सहमी सी लड़की जब पहले दिन क्लास अटेंड करने पहुंची, तो वह बड़ी ही घबराई हुई थी। जगह जगह लड़के लड़कियां झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। वह अचकचाई सी कॉरिडोर में इधर उधर देख रही थी। उसे अपनी क्लास का भी पता नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था
जिससे वह पूछ सके। तभी एक सौम्य दर्शनीय व्यक्तित्व वाला युवक आता दिखा। उसने तनिक हकलाते हुए पूछा, रूम नंबर 40 किधर पड़ेगा? उस लड़के ने उसे अचंभे से देखा, फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, आप रूम नंबर 40 के सामने ही खड़ी हैं। ओह, वह छिप गई और क्लास में जाकर बैठ गई। हाय, आई एम नीमा कोठरी। उसने पलट कर देखा। उसके बगल में एक प्यारी सी उसी की समवयस्क लड़की आकर बैठ गई। उसने सुरभि की और मैत्री का हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। क्लास समाप्त होते ही दोनों एक साथ बाहर आईं। दादा, नीमा चिल्ला उठी। सौरवी ने चौंक कर देखा। वहाँ युवक उनकी ओर बढ़ चला आ रहा था। क्यों रे, क्लास ओवर हो गई थी क्या, या यूं ही भंग करके भाग रही है? उसने नीमा को छोड़ा। नहीं दादा, क्लास ओवर हो गई थी। और आपने यह कैसे सोच लिया कि हम क्लास बंक करके भाग रहे हैं? उसके सुर में थोड़ी नाराजगी थी। सॉरी बाबा, अब नहीं कहूँगा। उसने अपने कान पकड़ने का नाटक किया। नीमा मुस्कुरा उठी। फिर उसने पलटकर सुरभि से उसे मिलाया। दादा, इनसे मिलो, ये है सुरभि टंडन, मेरी क्लासमेट। और सुरभि, ये है मेरे दादा शरद कोठरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु में पोस्टेड है। उसने दोनों का परिचय कराया। सुरभि संकोच से दोहरी हुई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। मैं इनसे मिल चुका हूँ, क्यों है ना? उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए सुरभि की ओर देखा। अच्छा, नीमा ने सेखी से कहा। घर आकर सुरभि उसे पूरे दिन के घटना में उलझी रही। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। ना जाने कितने लोगों से प्रतिदिन मुलाकात होती रहती थी, लेकिन इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। नीमा तो कह ही रही थी कि शरद बेंगलुरु में है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? फौरन ही उसका मन जवाब देता, हो सकता है आजकल यही हो और अपनी बहन को पहले दिन यूनिवर्सिटी छोड़ने आया हो। रह रहकर शरद का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता था। क्यों झकझोर दिया? ना मैंने तुमको हो रही हो ना मुझसे मिलने को बेचैन? हाँ हाँ, मैं बेचैन हो रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम भी? वह अनायास ही बुदबुदा उठी। क्या हुआ दीदी, तुम नींद में क्या बुदबुदा रही हो? बगल में सोई हुई उसकी छोटी बहन रितु ने पूछा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, तूने कोई सपने देखा होगा। सुरभि ने खिसियाया का चादर अपने मुंह पर ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन हजारों मनौतियां मनाते हुए वह घर से निकली। काश कि आज भी शरद से मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पूरे दिन दोनों सहेलियां साथ ही रहीं, किंतु वह नहीं आया। चाहकर भी वह नीमा से कुछ भी नहीं पूछ सकी। सर ने उसे जकड़ रखा था। उसका मन शरद से मिलने को बेचैन हो रहा था, पर संस्कारों के चाबुक की मारे से उसने खुद को साधे रखा। इन्हीं विचारों से डूबी उतरती रही थी कि तभी शरद आता दिखा। क्या बात है दादा, आज आप फिर से? हाँ, आज तो मेरा दूसरा दिन है और मैं कोई अकेली भी नहीं हूँ। नीमा ने शरद को छेड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल सुबह की फ्लाइट
से वापस चला जाऊंगा। सोचा आज तुझे थोड़ा घुमा फिरा दूं, इत्मीनान से बातें करते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर तो अरसे बाद ही मुलाकात होगी, शरद ने सुरभि की ओर देखते हुए कहा। नीमा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जबकि सुरभि का चेहरा अवरक्त हो रहा था और बड़ी ही सरलता से उसके मन के भावों की चुगली कर रहा था। अच्छा दादा, आप सुरभि से बातें करिए, मैं अभी कोमल होने से होकर आती हूँ। नीमा ये कहने के साथ सुरभि की ओर देखकर मुस्कुराती हुई चली गई। सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी शरद बोल उठे, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? मैं कल सुबह चला जाऊंगा। नहीं, मुझे क्या कहना है? सुरभि नर्वस हो रही थी। ठीक है फिर, या ना कहना कि मैंने तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया, शरद ने तनिक ढिठाई से कहा। तभी नीमा आती हुई दिखी। नीमा ने आकर बताया, आज क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं। यह कहने के साथ उसने आगे कहा, चलो ना दादा, कहीं घूम फिर कर आए। तू चलेगी ना सुरभि? सुरभि पाशोपेश में पड़ गई। क्या करी, जाने का मन तो है, पर यदि घर में यह बात पता चली तब? माँ पापा कुछ गलत ना समझ बैठे। वैसे भी जब उसके दाखिले की बात हुई तभी मामा जी ने टोका था, जीजा जी लड़की को विश्वविद्यालय भेजकर आप गलती कर रहे हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन उसका मन चंचल हो रहा था। क्या हुआ यदि थोड़ी देर और शरद का साथ मिल जाए? वह तैयार हो गई। तीनों ने खूब घुमाई फिराई की। शाम को नीमा और शरद ने अपनी कार से उसे उसके घर छोड़ा। उसके माँ पापा भी उन दोनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरे दिन उसका मन बहुत आसान था। आज शरद चला जाएगा, ना जाने अब कब मुलाकात होगा। वह बड़े ही अनमने ढंग से क्लासेस के लिए तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। सामने से नीमा आती दिखी। सुरभि को तो देखते ही वह चहक कर बोली, पता है दादा, आज भी नहीं गए। एक माह के लिए अपनी छुट्टी बढ़ा ली है। असल में दादा के जाने के नाम से ही मम्मी परेशान होने लगती हैं। बस दादा को रोकने का बहाना मिल गया। उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन सुरभि अच्छी तरह समझती थी कि वह क्यों नहीं गया। अब अक्सर ही दोनों की मुलाकातें होने लगी और उसने अपने दिल शरद के हवाले कर दिया, बिना यह जाने कि शरद भी उसको प्यार करता है या नहीं। लेकिन जब शरद ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे साधे शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर दिया तो वह झूम उठी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सतरंगी आसमान ही उसकी मुट्ठी में सिमट कर आया हो। वह आसमानों के पंखों पर झूला झूलने लगी। एक रविवार को शरद अपने पेरेंट्स और नीमा को लेकर उसके घर आ धमका। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। चलो दीदी, माँ ने तुम्हें ड्राइंग रूम में बुलाया है, रितु ने आकर उसे चौंका दिया। वह अचकचाई सी माँ के बुलाने पर सबके बीच पहुंच गई। शरद के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से बातों में मग्न थे। उसे देखते ही शरद की माँ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम
इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो। वह शर्म से लाल हो रही थी। मम्मी पापा इसी बात पर निहाल थे कि उन्हें घर बैठे ही इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। उसकी भावी सास ने पर्स से अंगूठी निकाली और शरद से उसे पहनाने के लिए कहा। शरद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका में अंगूठी पहनाकर अपने प्यार की मोहर लगा दी। उसने भी माँ द्वारा दी गई अंगूठी शरद को पहनाकर अपनी स्वीकृति दे दी। उसे यह सब स्वप्नसा महसूस हो रहा था। आखिर इतनी जल्दी उसका प्यार उसे मिलने वाला था। वह इस अप्रत्याशित सगाई के लिए तैयार न थी। क्या सच में जो प्यार उसके दिल के दरवाजे पर अब तक दस्तक दे रहा था वह उसकी झोली में आ गिरा। तभी भाभी कहकर नीमा उससे लिपट गई। लज्जा के मारे उससे वहां बैठा भी नहीं जा रहा था। वह नीमा को लेकर अपने कमरे में आ गई। सगाई के बाद तो शरद अक्सर ही उसके घर आने जाने लगा था। अब उसे अपनी ससुराल में कभी भी आने का परमिशन जो मिल गया था। इस एक महीने में वह सुरभि के साथ पूरा एक जीवन जीना चाहता था। अधिक से अधिक समय वह अपने मंगेतर के साथ बिताना चाहता था। दोनों कभी मूवी देखने चले जाते, कभी दरिया के किनारे हाथों में हाथ डाल घूमते नजर आते। भविष्य के सुंदर सपने सजोते अपने सपनों की दुनिया में विचरण करते थे। पहले तो सुरभि को शर्म सी आती थी, लेकिन अब घूमने फिरने का लाइसेंस मिल गया था। सभी लोग बेफिक्र थे कि ठीक भी है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वह दिन भी आ गया जब शरद को बेंगलोर वापस जाना था। वह भाव विहेल हो रही थी। शरद ने उसे अपने लिपटाए दिलासा दे रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। जहाँ मैं वहाँ तुम, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और सुरभि ने उसके सीने में माथ छुपा लिया। शरद उसका मुंह ऊपर उठाकर बार बार उसके ओठों पर अपने प्यार की मोहर अंकित कर रहा था। शरद चला गया उसे अकेला छोड़कर। यादों में तड़पने के लिए विवाह जोड़े में होना था और अभी तक कई माह बाकी थे। फोन पर बातें वह अपने विरह का कुछ इस प्रकार बखान करता कि सुरभि के गाल शर्म से लाल हो उठते। वह उनकी बातों का उत्तर देना चाहती थी, किंतु शर्म उसके ओठों को ही सी देती थी। नीमा अक्सर उसे छेड़ती और वह शर्मा जाती। अक्टूबर का महीना भी आ गया था। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ पापा पूरे पूरे दिन उसे इस मॉल से उस मॉल टहलाते थे। उसकी पसंद की ज्वेलरी और साड़ियाँ आदि खरीदने के चलते क्लासेस छूट रही थीं। जब वह कुछ कहती तो माँ बोलती, अब ससुराल जाकर ही पढ़ाई करना। वह चुप रह जाती। नवंबर का महीना भी आ गया। तैयारियों में और भी तेजी आ गई थी। निमंत्रण पत्र भी सबको जा चुके थे कि तभी उन पर गाज गिरी। शरद ने अपने पापा को सूचना दी कि उसने अपने साथ ही कार्य किसी सीमा रेड्डी से विवाह कर लिया है। सुरभि टूट गई। उसे शरद पर बेहद यकीन था। शरद उसे इस प्रकार धोखा देगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शरद जो उसे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देना चाहता था, उसके बालों से अटखेलियां करता, कभी कहता, तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में मैं डूब डूब जाता हूँ। सागर की लहरों सा लहराता तुम्हारा बदन मुझे अपने में समेटे लिए जा रहा है। ऐसे कैसे धोखा दे सकता है वह खुद से ही सवाल करती। शरद के पापा बहुत ही लज्जित थे और हाथ जोड़कर सुरभि के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफी मांग रहे थे। और नीमा वह तो सुरभि से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं था।
निराशा के अंधकार में वह नई राह तलाशने की कोशिश करती, लेकिन हर राह शरद की ओर ही जाती। उसकी आगे तो सड़क बंद ही मिलती थी। वह अंधेरों में भटक कर रह जाती थी। कहीं से प्रकाश की एक किरण नजर नहीं आती थी। वह अब नाते रिश्तेदार व मित्रों से नजरें चुराने लगी थी, जबकि माँ उसे समझाती थी, बेटा तेरा कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तो हमारा है जो हम उस धोखेबाज को पहचानने में भूल गई। 2 माह बाद पापा ने उसका विवाह अवलंब से कर दिया। अवलंब इनकम टैक्स ऑफिसर थे और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के थे। पापा ने उनसे शरद और सुरभि की कोई बात नहीं छिपाई थी और परिवार के सम्मान के खातिर ही उसने इस विवाह को स्वीकार कर लिया था। अवलंब सही मायने में अवलंब थे। उन्होंने कभी भी उसे इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि वो उसके अतीत से परिचित हैं, और उन्होंने अपने प्यार से लवरेज कर दिया। अब उसे शरद की याद भी ना के ही बराबर आती थी। वह अवलंब का साया बन गई थी। 2 वर्षों बाद ही उसके जीवन की बगिया में अवलंब के प्यार का एक फूल खिला, आनंद, उसका बेटा। वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब स्त्री समझने लगी थी। अवलंब का बेशुमार प्यार और आनंद की किलकारियों से वह अपने अतीत के काले अध्याय को भूल चुकी थी, लेकिन नियति उस पर हंस रही थी। तभी तो 2 दिनों के दिमागी बुखार से अवलंब उसे अलविदा कहके उसके जीवन से बहुत दूर चले गए, और अब वह अपने बेटे के साथ अकेली रह गई। अवलंब के ऑफिस में ही उसे नौकरी मिल गई। वह अकेले ही चल पड़ी उस डिगर पर जो नियति ने उसके लिए चुनी थी। उसे अपने पति के हर उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने आनंद के लिए देखी थी। उसे आनंद का भविष्य संवारना था। उसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आनंद था भी बड़ा ही माधवी, सादा, अव्वल रहने वाला। पीछे पलटकर उसने कभी देखा ही नहीं और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया। सिडनी में आनंद को फेलोशिप मिल गई थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए सुरभि ने बिना नाक नुकुर के उसे विदेश भेज दिया। वहां उसे नेहा मिली, जिससे वह विवाह करना चाहता था और जिसकी मंजूरी सुरभि ने फौरन दे दी थी। उसका मन उसे भटका रहा था। यदि वास्तव में नेहा शरद की ही बेटी हुई तो क्या वह शरद का सामना कर सकेगी? क्या उसने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया है? अब क्या वह आनंद को मना कर दे इस शादी के लिए? लेकिन सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं था। अब यदि अनंत ने इनकार का कारण पूछा, तब क्या वह अपने ही मुंह से अपने अतीत को बयां कर सकेगी, जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे? शरद की बेटी को क्या वह दिल से स्वीकार कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि शरद के प्रति उसके प्रतिकार का शिकार वह मासूम बच्ची बने। नहीं नहीं, शरद का बदला वह नेहा से कैसे ले सकती थी? वह बेटी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी, वरना वह भी नेहा की नजरों में शरद के समान ही गिर जाएगा। उसने आनंद को फोन किया। हेलो। दूसरी तरफ से आनंद का स्वर उभरा, बेटा तुम नेहा से वहीं शादी करके इंडिया आ जाओ। मैं यहाँ एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दूंगी ताकि सभी रिश्तेदारों से बहू का परिचय भी हो जाए। और हाँ, नेहा के माँ पापा को विशेष निमंत्रण दे देना। आनंद और नेहा का रिसेप्शन सचमुच बड़ा ही शानदार था। सभी नाते रिश्तेदार व सगे संबंधी इकट्ठे हुए थे। सुरभि गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी शरद अपनी पत्नी के साथ आता दिखा। उसे हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसके ओठों पर मुस्कुराहट थी। वह ऐसे प्रदर्शित कर रही थी मानो शरद को पहचानती ही नहीं है। लेकिन शरद उसे देखकर अचकचा गया। धीरे से बोला, सुरभि तुम? वह शरद की बात को अनसुना करके दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ चली। खिसियाया हुआ शरद उसे बराबर आती-जाती देख रहा था, लेकिन वह उसे किनारा कर रही थी। शरद को बात करने का वह कोई मौका नहीं दे रही थी। आनंद नेहा के साथ घूम फिर कर सभी मेहमानों से मिल रहा था। सुरभि भी सबसे अपनी बहू का परिचय करा रही थी। साथ ही
उसकी तारीफों के पुल भी बांधती जा रही थी। सभी मेहमान विदा हो गए, रह गए बस शरद और उसकी पत्नी शोमा। अब वह उनकी ओर मुखातिब हुई। कहिए, कैसा लगा सारा इंतजाम आप लोगों को? अपनी ओर से तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही अच्छा प्रबंध था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है। आइए, हम लोग गले तो मिलने, कहकर सोमा उसे गले लग गई। सुरभि ने कनखियों से शरद को देखा। उसका चेहरा स्याह हो रहा था। शरद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि सुरभि उसे ना पहचानने का बहाना कर रही है। उसे इस बात का तो अंदाजा था कि वह नाराज है, किंतु उसे कुछ कहने का मौका दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेवफाई का बदला नेहा से ले। वह इन्हीं विचारों में डूब उतरा रहा था। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था सुरभि ने अपने घर के गेस्ट रूम में ही की थी। रात्रि के 2 बज रहे थे। सुरभि की आंखों में नींद नहीं थी। वह अतीत के सागर में गोती लगा रही थी। क्यों किया शरद ने मेरे साथ ऐसा? और इन 25 वर्षों में उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा हश्र क्या हुआ, मैं जीवित हूँ या नहीं। जिस प्रकार समाज में मेरा अपमान हुआ था, उससे तो मर जाना ही उचित था। वह तो पापा की सूझबूझ से अविलंब जैसे पति मिले तो जीवन में फिर से एक बार आशा का संचार हुआ। लेकिन शरद की यादें हमेशा ही मन में उथल पुथल मचाती रही। अपने अतीत को अपने सामने पाकर वह बेहाल हो रही थी। इतना गहरा रिश्ता बन गया था, कैसे निभेगा? अब तो बराबर ही शरद से आमना सामना होगा। तब वह बेचैन होकर अपने घर में के लॉन में टहल रही थी। तभी सुरभि पीछे से शरद की आवाज आई, आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? वह पलटी और उसका स्वर कठोर था। सुरभि, एक बार, बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ करने दो, फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुमसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मजबूरी मेरी थी उसे मैं अपना अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपके इनकार से मुझे अविलंब जैसा पति दिया, जो वास्तव में अविलंब ही थे, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सुरभि ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रुको सुरभि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे सीने में जो गलीन का बोझ है उतर जाएगा। हमारे रास्ते तो अलग हो ही चुके हैं। एक मौका, बस एक मौका दे दो। शरद ने सुरभि की राह रोकते हुए कहा। सुरभि ठिठक कर खड़ी हो गई। कहिए, क्या कहना है? कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। शरद झिझक रहा था। देखिए, आपको जो भी कहना है जल्दी से कह दीजिए, कोई आएगा तो आपकी खिचड़ी हो जाएगी। सुरभि ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। तो सुनो, यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत ही उल्लसित था। स्वप्न में मैं हर बार रोज तुम्हारे साथ अपना जीवन बिता रहा था। हर ओर मुझे तुम ही तुम नजर आती थी। मेरे सभी सहयोगी बहुत खुश थे। मेरे एमडी मिस्टर अनिल रेड्डी ने भी ढेरों मुबारकबाद दी। जब विवाह के 15 दिन ही बचे थे, मेरे साथियों ने एक 5 स्टार होटल में बड़ी ही शानदार पार्टी का आयोजन किया। मिस्टर रेड्डी भी अपनी पत्नी व बेटी सोमा, जो मेरी सहयोगी भी थी, के साथ मेरी पार्टी में शामिल हुए। ड्रिंक्स के दौरान चल रहे थे। किसी को कुछ होश नहीं था। डांस फ्लोर पर सभी थिरक रहे थे कि अचानक मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा। सोमा, जो उस समय मेरी ही डांस पार्टनर थी, ने मुझे संभाला। नशा गहरा रहा था और उस पर उसके शरीर की मादक सुगंध में मैं घुलने लगा। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ही मुझे अपनी ओर आमंत्रण दे रही हो। मैंने सुमा को अपनी बाहों में भर लिया और सामने वाले कमरे में लेकर चला गया। सुमा ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उन्हीं नाजुक पलों में संयम के सारे बांध टूट गए और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे पड़े थे कि अचानक
What have you done, rascal? You have spoiled my daughter's life. Now you are सेकेंड फॉर योर जॉब। चीखते हुए मिस्टर रेड्डी अपनी पुत्री सोमा को एक सतह से घसीटते हुए लेकर चले गए। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। यह मैंने क्या कर दिया? तुम्हें पाने में मैं इतना आतुर था कि सोमा को तुम समझ बैठा और पतन के गर्त में जा गिरा। दूसरे दिन मिस्टर रेड्डी ने मुझे दोबारा जॉब इस शर्त पर वापस की कि मैं सोमा से शादी कर लूं, क्योंकि इस घटना का सभी को पता चल चुका था। सोमा के सम्मान का भी सवाल था। बस मैं मजबूर हो गया और इस प्रकार उससे मुझे विवाह करना पड़ा। मैं तुम लोगों को क्या मुंह दिखाता? बस एक इनकार की सूचना अपने पापा को दे दी। बाद में मिस्टर रेड्डी ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अब तुम जो चाहो समझो, मैंने तुम्हें सब कुछ हूबहू बता दिया। हो सके तो क्षमा कर देना। नेहा मेरी इकलौती बेटी है, उसे अपनी बेटी ही समझना। मेरा बदला उससे ना लेना। इतना कहकर शरद चुप हो गया। ठीक है शरद, जो हुआ सो हुआ। नेहा आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। मैं मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने मेरी यह साथ भी पूरी की है। अब आप अपने कमरे में सोने जाइए, सोमा जी जग जाएंगी, आपको ना पाकर परेशान हो जाएंगी। मैं भूल चुकी हूँ कि कभी आपसे मिली भी थी और आप भी भूल जाइए, कहकर सुरभि अपने कमरे की ओर मुड़ गई। शरद भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। इस प्रकार एक बिखरी हुई कहानी का पटाक्षेप हो गया, पर शरद के मन में आज भी अपराध बोध था। सुरभि 25 वर्षों से जिस हल्की आँच में सुलग रही थी, वह आज बुझ गई। शरद नहीं तो क्या, उसकी बेटी तो अब उसे ने बहू के रूप में पा ही ली थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब।